अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर तुमने अभी के अभी साइन नहीं किया ना, तो कल सुबह तुम्हारी माँ जेल की कोठरी में होगी। फैसला तुम्हारा है, या तो 1 साल के लिए मेरी कठपुतली बन जाओ या अपनी माँ को तरसते हुए देखो। ठाकुर इंडस्ट्रीज के वारिस प्रियांश ठाकुर की आवाज में एक अजीब सा पागलपन और गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर नैना के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना ने भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। उसने कांपते हाथों से पेन थामा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। प्रियांश ने मेज पर से वो डॉक्यूमेंट उठाए, एक नजर उन पर डाली और फिर बेहद कड़क आवाज में कहा, याद रखना नैना, इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की बेटी की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका एक एक शब्द नैना के स्वाभिमान पर चोट कर रहा था, लेकिन वो खामोश रहे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और कड़वाहट थी। आखिर क्यों बनारस के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के इस नकचरे बेटे और एक साधारण परिवार के इस चुलबुली साफ दिल की लड़की को इस अजीब कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बंधना पड़ा? इसके पीछे क्या मजबूरी है और कौन सा राज छुपा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस अजीब समझौते की कहानी शुरू होती है बनारस से। नैना के घर पर आज नैना की बड़ी बहन तारा को लड़के वाले देखने आ रहे थे। नैना की माँ राधिका ने परेशान होते हुए कहा, तारा को आज देखने वाले आ रहे हैं और उधर प्रियांश भी विदेश से वापस आ रहा है। हे भगवान, अब मैं अकेले क्या क्या संभालूं? नैना ने राधिका से कहा, माँ तुम बेकार में परेशान मत हो, मैं गंगा जी के तट पर पूजा करने के बाद ठाकुर विला चली जाऊंगी, ठीक है? वैसे भी तुमने ही मुझे मना किया ना कि मैं आज लड़के वालों के सामने ना आऊं। राधिका ठाकुर विला में ही नौकरानी का काम करती थी। प्रियांश और नैना बचपन में साथ में खेले भी थे, इसीलिए वो उससे भी मिलने को बेचैन थी। राधिका जी ने बेहद प्यार और लाड से नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो ना, हर बार लड़के वाले बड़ी बहन तारा को देखकर चले जाते हैं और उसके सांवले रंग की वजह से कोई हाँ नहीं कहता। नैना ने अपनी माँ को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई तो जरूर होगा जिसे रंगों से नहीं दीदी के दिल से प्यार होगा, वो जरूर करेगा दीदी से शादी। ऐसा कहकर नैना पूजा करने के लिए निकल गई, जिसके बाद वो ठाकुर विला जाने वाली थी। दूसरी तरफ प्रियांश भारत की धरती पर कदम रख चुका था। उसकी बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग थी, जिसके लिए वो पहले घर न जाकर सीधे मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि तभी बाहर से प्रियांश तेजी से भागता हुआ अंदर आया। उसके बिजनेस राइवल अर्जुन पुरोहित ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वैसे हमने सुना है कि विदेशों में रहने वाले लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये बात पूरी तरह गलत है। प्रियांश ने कहा, यहाँ मैं लेट नहीं हूँ, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, वैसे सॉरी एवरीवन। इसके बाद मीटिंग शुरू हुई। अर्जुन और प्रियांश दोनों ही अपनी अपनी कंपनी को पेश कर रहे थे। उन दोनों के तेवरों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने से ज्यादा इसमें दिलचस्पी थी कि ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर सामने वाले को ना मिल पाए। मीटिंग खत्म हुई तो अर्जुन एक विजयी मुस्कान के साथ बाहर आया। प्रियांश ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट्स प्रॉब्लम अर्जुन, तुम हमेशा हमारी कंपनी को नीचा दिखाने में क्यों लगे रहते हो? हमारा तो तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है। अर्जुन ने रूखे स्वर में कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी अपनी समस्या है। उसी समय अर्जुन का पीए आकाश उनके पास आया और उसने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, दादाजी बनारस के घाट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन प्रियांश को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उधर गंगा जी के तट पर 19 साल की नैना सुबह सुबह शिव जी की आरती गा रही थी। उसका ये रोज का नियम था। वहीं पुरोहित इंडस्ट्रीज का मालिक अर्जुन अपने दादाजी से मिलने वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो अपने दादाजी से मिला और बोला, मीटिंग खास अच्छी नहीं थी दादाजी, लेकिन हाँ, हमने इतना तो तय कर दिया है कि अगर वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकला तो भी वो ठाकुर इंडस्ट्रीज को कभी नहीं मिलेगा। अब उस नासमझ प्रियांश को क्या बताते कि उससे हमें बहुत कुछ वसूलना बाकी है और हम उससे वो छीन कर ही रहेंगे। अचानक वहाँ एक फूल वाली जोर से चीखने लगी, मेरा बच्चा नीचे गिर गया, मेरा बच्चा नीचे गिर गया, बचाओ मेरे बच्चे को। गंगा जी की लहरें बहुत तेज थी। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में अर्जुन उस मासूम बच्चे को सुरक्षित बोट में लेकर पानी से बाहर आया। घाट पर ही खड़ी नैना ने अर्जुन को बच्चे को बचाते देखा और वो मन ही मन सोचने लगी, क्या आज के दौर में सचमुच कोई अनजानों के लिए इतना बहादुर हो सकता है? ये सोचते हुए वो ठाकुर विला की तरफ लौट गई, जहाँ प्रियांश मीटिंग के बाद आने वाला था। ठाकुर विला में आज चहल पहल थी। यशोधरा देवी आज अपने इकलौते बेटे प्रियांश के आने की खुशी में इतनी ज्यादा उत्साहित थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी सुधा ने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने शालीनता से खड़ी नैना नजर आई। नैना को देखते ही यशोधरा ने पूछा, नैना तुम सालों बाद आई हो, माँ को क्या हुआ? नैना ने कहा, आंटी वो दीदी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, उसी में वो बिजी हो गए हैं, इसलिए मुझे भेज दिया। यशोधरा देवी ने तुरंत काम की बात पर आते हुए नैना से कहा, ठीक है, आज प्रियांश वापस आ रहा है, तुम बस जल्दी जल्दी ऊपर वाले फ्लोर का सारा काम देख लो, और हाँ, जैसे ही उसके कमरे का काम खत्म हो जाए तुरंत नीचे आ जाना। सुधा रसोई में खाना तो बना रही है, लेकिन वो वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती जैसे तुम्हारी माँ बनाती है, तो उसकी भी हेल्प कर देना। नैना ने आंटी की बात सुनी और बिना कोई वक्त गवाए प्रियांश के आलिशान कमरे की तरफ बढ़ गई। ठीक सामने स्टडी टेबल पर प्रियांश की एक तस्वीर थी। नैना ने बेड के पास जाकर प्रियांश की उस तस्वीर को अपने कांपते हाथों से उठा लिया और उसे एक टक देखने लगी। उसके मन की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसने तस्वीर में प्रियांश के चेहरे को निहारते हुए मन ही मन कहा, कितना खूबसूरत हो गया है प्रियांश, मैंने तो न जाने कितने परसों से प्रियांश को देखा तक नहीं है। पता नहीं अब इतने सालों बाद विदेश से वापस आने के बाद वो मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो बदला नहीं होगा और मुझे जरूर पहचान लेगा। नैना प्रियांश की यादों में खोई हुई मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अचानक हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। नैना के हाथ कांप गए और उसने घबराहट में तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। उसे क्या पता था कि जिस बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसका दिल बेताब था, उसकी पूरी दुनिया तहस नहस करने वाला था। नैना प्रियांश की यादों में खोई हुई मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अचानक हवेली के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। ये सुनते ही नैना के हाथ कांप गए और उसने घबराहट में तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। वो जल्दी जल्दी से पूरे कमरे में ताजे फूल सजाने लगी। प्रियांश वहां आएगा ये सोच सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं नीचे प्रियांश के आते ही सुधा भागती हुई मुख्य दरवाजे की तरफ गई और उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा चौड़ा शानदार 6 पैक बॉडी वाला हैंडसम युवक खड़ा था। उसने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे, उन्हें अपनी शर्ट की कॉलर पर लटकाया और बेहद थके हुए स्वर में सुधा से पूछा, मॉम कहाँ है?
प्रियांश कदम बढ़ाता हुआ सीधे ड्राइंग रूम की तरफ आया। वो अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। यशोधरा देवी अपने जिगर के टुकड़े को सामने देखकर भावुक हो गई और तुरंत उसके गले से लग गई। प्रियांश ने सोफे पर बैठते ही अपनी माँ से कहा, मॉम प्लीज बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगवा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। और वैसे राधिका आंटी कहाँ है? यशोधरा जी ने प्रियांश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, वो आज किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाई। तुम तब तक ऊपर जाकर हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े बदलो, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती हूँ। प्रियांश फ्रेश होने के लिए ऊपर अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, पूरे ठाकुर विला में अचानक उसके जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इन गुलाब के फूलों से एलर्जी है, किस बेवकूफ ने मेरे कमरे में ये रोजेस रखे हैं? तब तक प्रियांश की नजर कमरे के अंदर नैना पर पड़ चुकी थी। यशोधरा जी भी उसकी आवाज पर वहां आ पहुंची। प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, ओ तो आपने ये नई मेड हायर किया मॉम? लगता है ये सब इसी स्टूपिड मेड का काम है। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे रूम की देखरेख के लिए किसी प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस को हायर किया करो, ना कि इन जैसी बेवकूफ, अनपढ़ और गवार सी लड़कियों को। यशोधरा जी प्रियांश के इस बर्ताव से बेहद शर्मिंदा हो गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी राधिका आंटी की छोटी बेटी नैना है, वही नैना जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करती थी। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रियांश के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने अहंकार से कहा, कम ऑन मॉम, राधिका आंटी भी तो आखिर हमारे घर की मेड ही है ना, तो उनकी बेटी भी तो वही हुई। ये सब सुनकर इस समय नैना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसने प्रियांश के बारे में अपने दिल में जो भी खूबसूरत ख्वाब सजाए थे, वो सब के सब कांच की तरह टूटकर एक पल में बिखर गए। उसे अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये प्रियांश उसके बचपन वाला मासूम दोस्त नहीं रहा। वो तो अब विदेश में पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन चुका था और उसे अमीरी गरीबी के बीच की वो गहरी खाई साफ नजर आने लगी थी। उससे अपना ये अपमान और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से पैर पटकती हुई नीचे जाने लगी। तभी प्रियांश ने उसे जाते देख और ज्यादा आग बबूला होकर ऊंचे स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है? नैना ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलटकर प्रियांश की तरफ देखा और बेहद ठंडे मगर कड़े स्वर में कहा, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। प्रियांश का घमंड और ज्यादा भड़क उठा। उसने गुस्से में यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम देखिए इसे जरा भी तमीज नहीं है, इसने अभी अभी इतनी बड़ी गलती की है और ये मुझसे सॉरी तक नहीं कह रही है। यशोधरा जी ने प्रियांश का यह गुस्सा देखा तो उनका पारा भी चढ़ गया। उन्होंने प्रियांश को सख्ती से डांटते हुए कहा, प्रियांश अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, अब बात को यहीं खत्म करो और माफ कर दो उसे। प्रियांश ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए अकड़ के साथ अपनी माँ से कहा, माफ कैसे कर दूं मॉम, पहले उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसे मुझसे ढंग से माफी भी तो मांगनी चाहिए। प्रियांश की यह हद पार करती अकड़ और घमंड देखकर नैना के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी लाल और नम आंखें उठाकर गुस्से से प्रियांश की तरफ देखा और रोते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैं भूल के आपके सारे शान कमरे में चली आई। इतना कहकर वो भागते हुए सीधा रसोई की तरफ चली गई। यशोधरा जी ने प्रियांश को घूरते हुए कहा, बस तसल्ली मिल गई तुम्हें उस मासूम लड़की को रुलाकर? क्या हो गया तुम्हें प्रियांश, तुम इतने रूड और बदतमीज कैसे हो गए? हद होती है हर बात की। अपनी माँ के मुंह से एक मामूली लड़की के लिए डांट सुनकर प्रियांश पूरी तरह चढ़ गया। उसने अपनी माँ से बेहद नाराज होते हुए कहा, आपको उस लड़की की फिक्र पड़ी हुई है मॉम? यहाँ मैं पूरे 1 साल बाद विदेश से घर वापस आया हूँ और आप मेरे बजाय उस नौकरानी की साइड ले रही हैं। और क्या आपने देखा नहीं कि वो कितनी बदतमीजी और तेवर से मुझे सॉरी कहकर गई है? यशोधरा जी ने प्रियांश के गुस्से को भांपते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और शांत कराते हुए कहा, अच्छा पापा गुस्सा थोको, तुम अभी मेरे कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारा कमरा दोबारा से रेडी करवाती हूँ। चेंज करके चुपचाप नीचे आ जाओ और बात को यहीं खत्म करो। अब तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद उसे समझा दूंगी। प्रियांश झटके से पैर पटकता हुआ और बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो मनी मन बेहद तल्खी से सोच रहा था, कितनी अच्छी पकड़ है इस छोटी सी लड़की में, सामने खड़े होकर सॉरी तक नहीं कह रही थी, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, इडियट कहीं की। इसी तरह गुस्से में बुदबुदाते हुए वो कपड़े बदलने के लिए अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। वहीं बनारस से थोड़ी दूर चौबेपुर गांव में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। इस कहानी का नायक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन पुरोहित था। इस समय अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए अपनी माँ से कह रहा था, आपको उन्हें माफ करना है तो आप शौक से कर दीजिए माँ, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। प्रियांश को अपनी खानदान की गलतियों का हिसाब चुकाना ही होगा। बनारस से थोड़ी दूर चौबेपुर गांव में इस समय अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए अपनी माँ से कह रहा था, आपको उन्हें माफ करना है तो आप शौक से कर दीजिए माँ, लेकिन हम इतनी आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। अर्जुन की माँ कुंती जी ने उसकी इस जिद पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, यहाँ किसी को माफ करने की बात नहीं चल रही है अर्जुन। आज उस बड़ी बिजनेस मीटिंग में तुम्हें प्रियांश से बिना बात उलझने की क्या जरूरत थी? प्रियांश को उसके हाल पर छोड़ दो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा, हम बस चैन और सुकून से रहना चाहते हैं। अर्जुन ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी माँ से कहा, माँ हम आपसे आखिरी बार कह देते हैं, आप हमारे ऑफिस के काम में बार बार दखलंदाजी ना किया करें। इससे पहले कि अर्जुन अपनी माँ को गुस्से में और कुछ कड़वी बातें कहता, उसके दादाजी विशंभर प्रसाद ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने अर्जुन की माँ को टोकते हुए कहा, बस करो बहू, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पोते पर इस तरह चिल्लाकर उसे बिल्कुल मत डांटा करो। वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है और सोच समझ कर रहा है। विशंभर प्रसाद की कड़क आवाज सुनते ही कुंती देवी सम्मान में तुरंत बेड से खड़ी हो गई। उन्होंने सलीके से अपने सर पर पल्ला डाला और कहने लगी, बाबूजी आपकी इसी लाड प्यार ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया कि आप इस लड़के से क्या करवाना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं। विशंभर प्रसाद ने अपनी घनी मूंछों पर ताप दिया और अपनी कड़कती रौबीली आवाज में कहा, बहू हमें आपसे इस संवेदनशील विषय पर और कोई फालतू बात नहीं करनी है। अर्जुन जो कुछ भी कर रहा है उसे शांति से करने दो और तुम बीच में मत आओ। कुंती देवी की आंखों में लाचारी के आंसू तैर गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए विशंभर प्रसाद से भावुक स्वर में कहा, बाबूजी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपने पुराने प्रतिशोध का साधन हमारे बेटे को मत बनाइए। हम जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ बदले की भावना से कर रहे हैं बाबूजी, भूल जाइए उस काली रात को, और सब कुछ जो होना था वो सालों पहले हो चुका है। अब आप हमारे बेटे को इन सब दुश्मनियों और षड्यंत्रों से दूर रखिए, हमें कोई बदला नहीं चाहिए। विशंभर प्रसाद ने कहा, बस करो बहू, हम अभी इतने बूढ़े और लाचार नहीं हुए हैं कि अपनी बेइज्जती भूल जाएं, और रही बात उस बदले की तो वो बदला तो हर हाल में लिया ही जाएगा।
उस शख्स ने अतीत में जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है और मासूम अर्जुन के साथ किया है, उसे ये विशंबर प्रसाद मरते दम तक नहीं भूल सकता। हम उससे पाई पाई का बदला लेंगे। चौबीपुर में अर्जुन के मन में प्रियांश से बदला लेने की आग धधक रही थी। दूसरी तरफ ठाकुर विला में प्रियांश से हुई तीखी बहस के बाद नैना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और दुखी होकर रसोई में आ गई थी। वहां नैना डाइनिंग टेबल के लिए खाना गर्म करते हुए चुपचाप रोए जा रही थी। रसोई में खड़ी दूसरी नौकरानी सुधा ने भी बाहर हुआ वो सारा तमाशा अपने कानों से सुन लिया था। उसने हमदर्दी जताते हुए नैना से कहा, अब चुप हो जाओ नैना, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि प्रियांश बाबा अब बचपन जैसे सीधे नहीं रहे। ये जब भी अमेरिका से वापस आते हैं इसी तरह घमंड में सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पता नहीं लोग विदेश जाकर अपनी तहजीब इतना भूल क्यों जाते हैं। अब तो बस भगवान ही मालिक है कि उन्हें आज का ये खाना पसंद आ जाए, क्योंकि आज तुम्हारी माँ ने खाना नहीं पकाया है। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि कहीं इस खाने में भी वो कोई बड़ी कमी ना निकाल दे। सुधा की ये बात सुनकर नैना का दिल किसी अनजाने डर से और ज्यादा बैठ गया। उसने आंसू पोंछते हुए सुधा से कहा, मुझे शायद आज माँ की जगह यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसी बीच प्रियांश हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। तब तक प्रियांश के पिता वीर सिंह भी अपने बिजनेस के काम से घर वापस आ चुके थे। प्रियांश से स्नेहपूर्वक मिलने के बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सलीके से लग चुका था। सुधा और नैना ने मिलकर खाना सर्व करना शुरू किया। इस दौरान प्रियांश बड़े गुस्से में घूर घूर कर बार बार नैना की ओर ही देख रहा था। प्रियांश ने बेमन से खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला और फिर बेहद गंदा सा मुंह बनाते हुए उसे वहीं टेबल के पास थूकते हुए चिल्लाकर कहा, व्हाट इज दिस? इतना गंदा और बकवास खाना किसने बनाया? और कितना स्पाइसी और थर्ड क्लास है ये खाना। प्रियांश का पूरा रिएक्शन देखकर नैना का कलेजा कांप उठा। प्रियांश का वो बिगड़ा हुआ मुंह देखकर यशोधरा जी ने खाना खुद चखा और सहज भाव से कहा, खाना तो बिल्कुल ठीक है और स्वादिष्ट बना है प्रियांश, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस खाने में? प्रियांश ने गुस्से से तमतमाते हुए डाइनिंग चेयर को पीछे खिसकाया और खड़े होते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम अगर आपको ये थर्ड क्लास खाना अच्छा लग रहा है तो आप ही इसे शौक से खाइए। मेरे लिए ये बिल्कुल टेस्टलेस और घटिया है, मैं इसे कभी नहीं खा सकता। मैं इस घर से बाहर जा रहा हूँ और अब रात को ही काफी लेट आऊंगा। और हाँ मॉम, मैं जब रात को वापस लौट कर आऊँ तो ये स्टूपिड लड़की मुझे इस हवेली में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये घटिया खाना इसी गवार ने बनाया होगा। नैना बाहर गार्डन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी सीधी टक्कर प्रियांश से हो गई। प्रियांश गुस्से से घूरते हुए उससे बोला, लगता है आज तुम जानबूझकर मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अभी प्रियांश उसे जलील कर ही रहा था कि तभी बड़े मालिक वीर सिंह जी बाहर आ गए। उन्होंने नैना के भाई अनिल को देखकर कहा, अनिल आप पहले गाड़ी निकालकर नैना को घर छोड़ाएं। इससे पहले कि अनिल जवाब देता, प्रियांश ने बीच में दखल देते हुए कड़क आवाज में अपने पर्सनल ड्राइवर से कहा, गाड़ी से बाहर आओ। ड्राइवर बाहर आ गया तो प्रियांश ने अनिल को हुक्म सुनाया, आज से अनिल भैया मेरी गाड़ी ड्राइव करेंगे। मुझे जहाँ जहाँ जाना है आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। अनिल ने असमंजस में बड़े मालिक की तरफ देखा। वीर सिंह ने थोड़े गुस्से से प्रियांश को टोकते हुए कहा, ये क्या बचपना है प्रियांश, वो बेचारा नैना को घर छोड़ने जा रहा है। प्रियांश ने बड़े घमंड से कहा, अनिल भैया को तो मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये बहुत शानदार ड्राइव करते हैं, तो चलिए आज आप मेरे साथ चलिए। अनिल अपनी नौकरी की खातिर चुपचाप सिर झुकाकर प्रियांश की गाड़ी की तरफ आने लगा। उसने सहमी हुई बहन नैना को इशारे से चुपचाप चले जाने के लिए कहा। नैना पलटकर हवेली के मुख्य गेट की तरफ जाने लगी। वीर सिंह जी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, नैना बेटा आपको हमारा दूसरा ड्राइवर रहमान छोड़ देगा। नैना ने रुंधे गले से कहा, कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी हमें बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमने की कोई आदत नहीं है। प्रियांश ने व्यंग कसते हुए वीर सिंह से कहा, ठीक ही तो कह रही है डैडी, इन जैसे लोगों को वैसे भी पैदल चलने की आदत होती है। वो गाड़ी में बैठ गया और नैना अपने आंसुओं को छुपाती हुई पैदल ही ठाकुर विला के भारी गेट से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ नैना के घर में उसकी बड़ी बहन तारा को लड़के वाले देखकर जा चुके थे और उसका रिश्ता एक बार फिर नहीं हो पाया था। लेकिन तारा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तारा अपने कमरे में गई, तभी उसके मोबाइल पर विनय नाम के लड़के का फोन आया। तारा ने उससे कहा, विनय या तो तुम जल्द से जल्द अपने माँ पिताजी को लेकर मेरे घर आ जाओ और मेरी माँ से खुलकर बात करो, या फिर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। विनय ने बेबस होते हुए कहा, मैं दिन रात एक करके नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी होगी। विनय ने बताया, मैंने एक सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अपने पेपर्स दिए। वहाँ के क्लर्क्स ने मुझसे साफ कहा है कि वो मेरी फाइल को तभी आगे बढ़ाएंगे जब मैं उसे कुछ रिश्वत दूंगा। तारा ने चिंता से पूछा, आखिर कितना पैसा मांग रहा है वो विनय? विनय ने कहा, 1.5 लाख रुपए। 70,000 रुपए का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस 80,000 रुपए की और कमी पड़ रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ बरसों से इतने बड़े ठाकुर विला में काम करती है। वो लोग बस मुझे कुछ समय के लिए ये रकम उधार दे दें, मैं अपनी पहली सैलरी आते ही उनका पैसा लौटा दूंगा। तारा ने भावुक स्वर में कहा, मैं माँ से झूठ कह दूंगी कि मेरी खुद की नौकरी के लिए रिश्वत के पैसों की जरूरत है। माँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं से मदद जरूर करेंगी। पर विनय, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सब के बाद हमारे घर वाले हमारी इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे? विनय ने कहा, अगर वो सीधे रास्ते से नहीं मानेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे तारा। एक बार इस पैसे का इंतजाम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि आगे हमें क्या कदम उठाना है। विनय के मुंह से भागने की बात सुनकर तारा ने सहम कर कहा, मैं अपनी माँ को धोखा देकर ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मेरे इस तरह घर से भाग जाने के बाद समाज में मेरी बहन और भतीजी का जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। विनय ने उसे पट्टी बढ़ाते हुए कहा, एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी और हमारे माँ बाप मजबूरी में मान जाएंगे तो हम शान से वापस आ जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने में भी मदद करूंगा। विनय की बातों को सुनकर तारा का भोला दिल आश्वस्त हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर डरी हुई थी कि इन 80,000 रुपए की बड़ी बात वो अपनी गरीब माँ के सामने कैसे रखेगी। इधर नैना पैदल चलते चलते बुरी तरह थक चुकी थी और उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे। आखिरकार जब उससे और पैदल नहीं चला गया तो उसने रास्ते से एक ऑटो किया और फिर वो अपने घर की तंग गलियों की ओर निकल गई। वो ऑटो नैना के घर की पतली गलियों के अंदर तक नहीं जा सकता था। नैना बनारस की एक बेहद पुरानी और पिछड़ी बस्ती में रहती थी, जहाँ उस घनी बस्ती के भीतर उसका वो छोटा सा कच्चा पक्का घर था जो उसके पिता ने मेहनत से बनवाया था। पतली पतली और बदबूदार गलियों से होते हुए नैना आखिरकार अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने भारी मन से घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसकी भाभी अनीता ने ही दरवाजा खोला और सामने नैना को बदहवास हालत में देखते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ महारानी, इतनी जल्दी थक गई क्या? देख लो, हम तो रोज सुबह से शाम तक बड़े बड़े घरों में जाकर झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी कभी नहीं थकते, और तुम्हें आज पहली बार जरा सा काम क्या करना पड़ गया? तुम्हारे तो चेहरे पर ही 12 बज गए और शिकन पड़ गई।
नैना ने अपनी भाभी की कड़वी बात सुनकर बस एक तिरछी और बेबस निगाह से उसकी तरफ देखा और मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। वो थककर अंदर आंगन में बिछी चारपाई पर आकर चुपचाप बैठ गई। नैना को इस तरह अचानक दोपहर में ही अंदर आते देख उसकी माँ राधिका जी तुरंत रसोई से बाहर उसके पास आई। उन्होंने प्यार से पानी का गिलास नैना की तरफ बढ़ाते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ नैना बेटा, तुम तो आज बड़ी जल्दी घर वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि हवेली में काम ज्यादा है तो तुम्हें आते आते शाम हो जाएगी। और बताओ कैसा रहा सब? प्रियांश पापा से मिली तुम तो काफी सालों के बाद आज उससे मिली हो ना। वो तो बचपन की सहेली को देखकर बहुत खुश हो गया होगा। बताओ ना नैना, कैसा रहा वहाँ पर? तुम इस तरह गुमसुम और चुपचाप क्यों बैठी हो? राधिका जी नैना से प्रियांश के बारे में पूछे जा रही थी। अपनी माँ के मुंह से प्रियांश की ये तारीफ और बार-बार पूछने की वजह से नैना के सब्र का बांध टूट गया और वो बुरी तरह इरिटेट हो गई। उसने गुस्से और आंसुओं से भरी नजरों से राधिका जी की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, कौन प्रियांश माँ? वो प्रियांश अब कोई इंसान नहीं रहा। वो हमारा पुराना प्रियांश अब पूरी तरह मर चुका है। वो तो अब एक डेविल बन चुका है जिसे ना तो किसी से बात करने की तमीज है और ना ही बड़े बड़ों की इज्जत करनी आती है। आपको पता भी है कि आज उसने हवेली में मेरे साथ कितनी घटिया बदतमीजी की है। मुझे नफरत है उस प्रियांश से। नैना का गुस्सा और आंखों में आंसू देखकर राधिका जी गहरी चिंता में पड़ गई। उन्होंने परेशान होते हुए नैना को शांत कराते हुए कहा, बेटा तुम बेकार में बात का पतंगड़ बना रही हो। वो बेचारा इतनी लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट से थक कर आया होगा, इसीलिए थकान में उसने ऐसा कुछ कह दिया होगा। नैना बोली, मैं अब उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी, न सुनूंगी। मैं अब उस हवेली में नहीं जाने वाली। राधिका जी ने बेबसी से मिन्नत करते हुए कहा, अभी सिर्फ 1-2 दिन की ही तो बात है, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा बेटा। आज छोटी रूही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी माँ की ये लाचार विनती सुनकर भी नैना का दिल नहीं पिघला। उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी उस ठाकर विला में कदम नहीं रखूंगी। राधिका जी ने बेबसी से बहू अनीता की तरफ देखा। अनीता ने तुरंत तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हारी इज्जत की वजह से हम लोग भी अपने काम से छुट्टी लेकर बैठ गए तो घर का राशन और तुम्हारी पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए चुपचाप कल सुबह काम पर चली जाना। भाभी की ये कड़वी बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके पास अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर दोबारा ठाकुर विला में कदम रखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। नैना की परेशानी देखकर तारा ने उससे कहा, मैंने तो तुम्हें सुबह ही समझाया था कि बेकार में तुम अपना दिल मत लगाकर बैठ जाना। नैना ने रोते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, वो तो बस मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने पता है मुझसे क्या कहा कि मैं सिर्फ उसके घर की एक नौकरानी हूँ। तारा ने कहा, तो गलत क्या कहा उसने नैना? हकीकत तो यही है ना, हमारा परिवार सालों से उनके परिवार की नौकरी कर रहा है। तुम फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नैना बिस्तर पर आकर मायूसी से लेट गई। तारा ने अपनी चारपाई पर लेटे हुए नैना से कहा, तुझे कुछ बताना था, वादा करो कि किसी और से कुछ नहीं कहोगी। देखो नैना, मेरा एक दोस्त है विनय, अभी 6 महीने से मैं उसे जानती हूँ। मेरी सहेली अनुजा की शादी में वो मुझे मिला था। वो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, पिछली बार जब माँ की तबीयत खराब हुई थी तब विनय ने ही पैसे देकर मेरी मदद की थी। नैना ने कहा, अगर इतना अच्छा है तो माँ और भैया से क्यों नहीं मिलाया? तारा ने कहा, परेशानी तो यही है कि एक तो वो हमारी जाति का नहीं है और दूसरी बात अभी उसकी नौकरी नहीं लगी है। जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम दोनों को अपना प्यार छुपा कर रखना पड़ेगा। नैना ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब कि तुम उससे शादी कर लोगी? तारा ने कहा, मजबूरी है, मैंने अब फैसला कर लिया कि शादी मैं विनय से ही करूंगी और अब बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। तारा की बात सुनकर नैना थोड़ी हैरान थी। वो चुपचाप आंख बंद करके लेट गई और मन ही मन सोच रही थी, यहाँ हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, काश सब एक दूसरे के बारे में सोचते तो कितना अच्छा होता। एक तरफ नैना प्रियांश से परेशान थी, दूसरी तरफ प्रियांश अनिल के साथ एक क्लब में पहुंच चुका था। वहां उसकी मुलाकात सुहाना से हुई, जिससे वो पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में था। सुहाना ने उस पर शादी का दबाव बनाते हुए कहा, मेरे ऊपर डैडी का बहुत प्रेशर है, मैं सच कह रही हूँ प्रियांश, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्रियांश ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे डैडी और तुम्हारे डैडी में बिजनेस राइवलरी चलती है, मुझे थोड़ा समय दो सुहाना, बहुत जल्द मैं सबको मना लूंगा। काफी देर तक पार्टी चलने के बाद प्रियांश और सुहाना नशे में धुत होकर क्लब से बाहर आए। सुहाना ने ड्राइवर अनिल से कहा, आप मुझे होटल ब्लू लाइट ले चलिए, हमने वहां पर एक रूम बुक किया है। पीछे बैक सीट पर दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे अपनी बातें कर रहे थे, जिसे देखकर अनिल को बहुत बुरा लगा। होटल पहुंचकर प्रियांश ने लड़खड़ाती जुबान से अनिल से कहा, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा मन किया तो मैं कैब लेकर आ जाऊंगा। अनिल उसकी बात मानकर गाड़ी लेकर ठाकुर विला पहुंचा। यशोधरा जी ने दरवाजा खोला और पूछा, प्रियांश कहाँ है? अनिल ने कहा, मैडम सर आज रात अपने दोस्तों के साथ है, उन्होंने मुझे घर जाने को कह दिया। यशोधरा जी ने दुखी होकर कहा, अनिल प्रियांश की आज की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। राधिका से कह देना कि उसने आज नैना के साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी, वो उसे माफ कर दे। अनिल ने हाथ जोड़कर कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है मैडम, हम जानते हैं सर में बचपना है। चाबी पकड़कर अनिल अपने घर पहुंचा, जहां सभी लोग आंगन में बैठे हुए थे। राधिका ने खाना परोसते हुए कहा, आज बहुत देर हो गई। अनिल ने कहा, हाँ बस प्रियांश सर के साथ सारा दिन था। वहां का माहौल देखकर नैना ने अनिल से कहा, भैया मेरे एग्जाम आ रहे हैं, फीस भरनी है, पैसे चाहिए। तभी भाभी अनीता ने भी अपने भाई के बेटे के जन्मदिन के लिए पैसों की मांग कर दी। अनीता की बात सुनकर अनिल खामोश हो गया और उसने इशारे में नैना से चुप रहने के लिए कहा। खाना खत्म करने के बाद जब सो गए तब अनिल चुपचाप नैना के कमरे में आया। उसने उसके तकिए के नीचे उसकी फीस के पैसे रखते हुए धीरे से कहा, सुबह ले लेना, तकिए के नीचे पैसे रखे हैं, फीस जमा कर देना। नैना ने भावुक होकर अनिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू भैया, सचमुच आप एक बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम दुनिया की सबसे प्यारी बहन। अब सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज के साथ साथ ठाकुर विला भी जाना है। एक बार फिर ठाकुर विला का नाम आते ही नैना के चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। अनिल ने जब नैना को अगली सुबह ठाकुर विला जाने को कहा तो उसके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। दूसरी तरफ होटल ब्लू लाइट में प्रियांश सुहाना के साथ होटल में ड्रिंक ले रहा था। वहीं अर्जुन भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी होटल में बैठा हुआ था। अर्जुन दूर से प्रियांश और सुहाना को देख रहा था और एक बार फिर प्रियांश को देखकर उसके चेहरे पर नफरत के भाव फैल गए। अर्जुन उठकर प्रियांश के पास जाने लगा। अर्जुन के दोस्त आकाश ने अर्जुन से कहा, कहाँ जा रहे हैं आप सर? मैं जानता हूँ कि आप ड्रिंक नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा साथ तो दे सकते हैं ना। अर्जुन ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, पहली बात तो तुम मुझे आप कहना बंद करो, हम तुम्हारे बॉस नहीं हैं, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। हमें अर्जुन बुलाओगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, तुम लोग मजे करो, हम जरा किसी के रंग में भंग डालने जा रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारी आदत है ना,
हम खुद सुकून से बैठते हैं, ना किसी और को बैठने देते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आकाश ने अर्जुन से कहा, छोड़िए ना सर, हम जानते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बच्चा है वो भी, उसे भी मजे ले लेने दीजिए अपनी जिंदगी के। बेचारा अभी अभी विदेश से वापस आया। अर्जुन ने अपनी डबल स्माइल देते हुए आकाश से कहा, यही तो खराबी है हमारी, हम किसी को चैन से कहाँ बैठने देते हैं। और वैसे भी शायद आपको पता नहीं, सुहाना हमारी भी दोस्त है। बचपन में हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ये प्रियांश तो शायद अभी अभी इसका नया नया दोस्त बना है। अब सुहाना से तो मिलकर आना ही पड़ेगा। और तुम शायद भूल गए हो आकाश, सुहाना के पिता और हमारे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस नाते हमें सुहाना से मिलना तो बनता ही है। सुहाना भी अभी वापस आई है। और ऐसा कहकर अर्जुन प्रियांश के पास जाने लगा। प्रियांश और सुहाना आराम से काउच पर बैठकर ड्रिंक और बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हुए थे। अर्जुन अचानक से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। ऐसे अचानक अर्जुन को अपने सामने देखकर प्रियांश को एक बार फिर गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, शायद आप में मैनर्स नहीं है। यहाँ पर कोई प्राइवेटली बैठा हुआ है और आप अपना मुंह उठाकर हमें डिस्टर्ब करने आ गए। ये आपका ऑफिस नहीं है और ना ही यहाँ पर हमारी कोई मीटिंग चल रही है, तो आप बताएंगे कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। अर्जुन ने बिना प्रियांश की तरफ देखे सुहाना की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय सुहाना, लगता है हमें भूल गई आप। अर्जुन को देखकर सुहाना ने पहले तो अपनी भाभी से घूरी और फिर थोड़ी ही देर बाद अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, ओह गॉड अर्जुन तुम हो। सच कहूं तुम इतने हैंडसम हो गए हो कि तुम्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल है। बचपन में तो तुम सचमुच बहुत ही अजीब लगते थे। क्या किया तुमने अपने साथ, एकदम मॉडल वाली बॉडी शादी। सही है, पर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घर में आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और आज अचानक आपको यहाँ देखा तो सोचा आपसे मिलते हैं। काफी साल हो गए आपसे मिले हुए। अर्जुन की बात सुनकर सुहाना काउच से खड़ी हुई और उसके गले मिलते हुए उससे कहने लगी, ओह गॉड सच में अर्जुन, बहुत टाइम हो गया, वो मैं आज ही वापस आई हूँ, इनसे मिलो, ये मेरा फ्रेंड है प्रियांश। अर्जुन ने प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं प्रियांश ठाकुर, ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक, इन्हें कोई कैसे बोल सकता। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, आओ बैठो हमारे साथ। और ऐसा कहकर सुहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे काउच पर बिठा लिया। अर्जुन तिरछी निगाहों से प्रियांश की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को इस तरह से अपने पास बैठा देखकर प्रियांश ने सुहाना से कहा, वैसे सुहाना, हमने डिसाइड किया था हम अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। सुहाना ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए प्रियांश से कहा, ओ कम ऑन प्रियांश, अर्जुन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं, और प्लीज तुम ये अपनी ऑफिस ट्रैवलरी वहीं रखा करो। प्रियांश का मुंह देखकर अर्जुन ने सुहाना से कहा, अरे ऐसी बात है तो प्लीज एक्सक्यूज मी, आप लोग एंजॉय करिए, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा वेट कर रहे होंगे। सॉरी सुहाना, वो तो हम बस आपको देखकर यहाँ आ गए थे, माफ करना, हमें पता नहीं था कि आप दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और यहाँ अलोन टाइम स्पेंड करने आए हैं। रियली सॉरी सुहाना, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू बोथ। और ऐसा कहकर अर्जुन वहाँ से जाने लगा। अर्जुन को वहाँ से जाते हुए देखकर सुहाना को बहुत बुरा लगा। उसने चिढ़ते हुए प्रियांश से कहा, व्हाट इज दिस प्रियांश, तुम्हें मेरे दोस्त के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो बहुत अच्छा लड़का है। और फिर देखते ही देखते प्रियांश और सुहाना की बातचीत बहस में बदल गई। अर्जुन उन दोनों की बहस देखकर दूर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। आकाश ने अर्जुन से कहा, हो गया आपका काम, यही करने गए थे ना आप। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक समझा, करने तो यही गए थे, लेकिन अब दोनों को लड़ते हुए देखकर हमें खास अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे कभी कभी हमें लगता है कि हम भी डेविल बनते जा रहे हैं, क्यों, है ना आकाश। और ऐसा कहकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। प्रियांश आधी रात तक सुहाना के साथ समय बिताता रहा और उसके बाद वो कैब लेकर घर आ गया। यशोधरा जी अभी तक सोई नहीं थी। प्रियांश के आने पर उन्होंने दरवाजा खोला और परेशान होते हुए प्रियांश से कहा, तुम्हें हो क्या गया प्रियांश, जब से आए हो बदले बदले लग रहे हो तुम कभी भी ऐसा तो नहीं करते थे बेटा। प्रियांश के मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। उसने धीरे से यशोधरा जी से कहा, मॉम मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करेंगे। और ऐसा कहकर प्रियांश अपने कमरे में चला गया। यशोधरा जी उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाई। परेशान होकर वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह हो चुकी थी और यहाँ नैना सोच में बैठी हुई थी कि वो क्या करे। राधिका जी ने नैना से कहा, जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ते के लिए देर हो जाएगी। इससे पहले कि नैना कुछ कहती, अनीता वहाँ आ गई थी और अनीता को देखकर नैना चुप हो गई। अनिल भी नाश्ता करते हुए नैना से कहने लगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हवेली छोड़ दूंगा। नैना बेमन से तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसने अपना बैग उठाया और फीस के पैसे भी अपने बैग में रख लिए थे और वो अनिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसने अनिल से कहा, अगर आपको बीच में समय मिले तो मुझे कॉलेज के लिए छोड़ दीजिएगा, मुझे आज फीस जमा करनी है। अनिल ने नैना से कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। अनिल नैना को लेकर ठाकुर विला पहुंच चुका था। नैना ठाकुर विला के सामने खड़ी हुई थी और बाहर खड़े हुए ऊपर से नीचे तक उस बंगले को निहार रही थी। वो मनी मन सोच रही थी, इतना बड़ा बंगला और उसके मालिक का दिल इतना छोटा, कितना बदल गए हो तुम प्रियांश। कहाँ तुम्हारे आने की खुशी मुझे पागल कर देती थी और आज तुम्हारे आने पर मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। पहले मैं ठाकुर विला आने के लिए तरसती थी, तुमसे मिलने के लिए तरसती थी, लेकिन अभी से ठाकुर विला में आने से मुझे डर लग रहा है, तुम्हारा सामना करने से मुझे डर लग रहा है। अभी नैना बाहर खड़े होकर यही सब सोच रही थी कि तभी अनिल ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। अनिल की आवाज सुनकर नैना की तंद्रा भंग हुई। वो अपना बैग कंधे पर संभालते हुए ठाकुर विला के अंदर जाने लगी और मनी मन अपने लिए भगवान से हिम्मत मांग रही थी। नैना अपना बैग कंधे पर संभालते हुए ठाकुर विला के अंदर आ गई। सुधा उसे देखते ही बोली, ये गर्मा गर्म कॉफी लो और उनके कमरे में दे आओ। जैसे ही सुधा ने प्रियांश को कॉफी देने के लिए कहा, नैना ने झिझकते हुए सुधा से साफ कहा, नहीं, मैं ये कॉफी उन्हें देने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुधा ने नैना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं नैना, वो तुमसे अब कुछ नहीं कहेगा और अगर वो कुछ कहे भी तो सीधे कह देना कि ये कॉफी सुधा आंटी ने बनाई है, तुम बिना डरे उनसे जाकर कहो। सुधा की बात सुनकर नैना हंसने लगी। उसने सुधा के हाथ से कॉफी का मग ले लिया और डरते डरते प्रियांश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। नैना प्रियांश के कमरे के पास पहुंची और उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया। प्रियांश ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। एक बार फिर नैना ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन दूसरी बार में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला। नैना ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। प्रियांश अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और सुहाना से फोन पर बात कर रहा था। नैना को अचानक अपने कमरे में देखकर प्रियांश को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने सुहाना को होल्ड पर रखा और गुस्से में नैना से कहा, तुम्हें तमीज नहीं है क्या, ऐसे बिना इजाजत किसी के कमरे में घुसाई हो। नैना ने अपनी आंखें झुकाते हुए शांति से कहा, मैंने बाहर से 2 बार नॉक किया था, आपने शायद सुना नहीं, और अगर मैं बाहर ही खड़ी रहती तो आपकी कॉफी ठंडी हो जाती। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। अभी आप इसीलिए डांट रहे हैं कि मैं कमरे में क्यों घुस आई, बाद में आप इसीलिए डांटते कि कॉफी ठंडी क्यों लाई। ठीक किया ना मैंने प्रियांश। नैना का ये जवाब सुनकर प्रियांश को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन सचमुच इस वक्त उसके पास नैना की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी कड़वाहट छुपाते हुए नैना से अकड़ कर कहा, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी, कॉफी यहाँ टेबल पर रखो एंड गेट लॉस्ट।
नैना ने भी गुस्से में कॉफी बगल की टेबल पर पटक दी और वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी एक बार फिर प्रियांश ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, वैसे कल मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मुझे दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए, फिर आज यहाँ दोबारा आ गई। लगता है तुम्हें मुझसे टकराने का बहुत ज्यादा शौक है। नैना ने पलटकर गुस्से से प्रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, ना मुझे आपको देखने का शौक है, ना आपसे मिलने का और ना ही आपसे बात करने का, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि कोई ढंग का इंसान या शरीफ इंसान आपसे बात कर सके। आप अव्वल दर्जे के घमंडी, जिद्दी और बदतमीज है, और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बदतमीज इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। नैना का ये तीखा जवाब सुनकर प्रियांश के सब्र का बांध टूट गया और उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो गुस्से से तमतमाता हुआ बिस्तर से उठकर तुरंत नैना के पास आया। उसने झटके से नैना का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। उसने उसके करीब आकर कहा, बहुत अकड़ है ना तुमने, एक दिन मैं तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को, कोई हीरोइन हो या कुछ और? औकात क्या है तुम्हारी? यहाँ मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और मुझसे ही अकड़ दिखा रही हो। नैना को हाथ मोड़ने की वजह से बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने गुस्से और बेबसी से प्रियांश से कहा, प्रियांश हाथ छोड़ो मेरा। प्रियांश ने उसे अपनी तरफ और ज्यादा घसीटते हुए क्रूरता से कहा, और अगर मैंने हाथ नहीं छोड़ा तो क्या करोगी तुम? नैना ने गुस्से से दमदमाते हुए प्रियांश से कहा, आंटी को बुलाऊंगी मैं। प्रियांश ने नैना के गाल के पास आते हुए उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अच्छा तो अब मुझे धमकी दे रही हो? डर गई क्या? अभी तो तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी, अब माँ को क्या बुला रही हो? क्या तुमसे मैं अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा हूँ? नैना ने गुस्से और दर्द के मारे अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, प्रियांश मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हवेली में और भी बहुत काम है। तुम्हारे पास तो अपने पिता की दौलत मिली हुई है ना, इसलिए तुम ये फालतू की अकड़ दिखा रहे हो, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं जो मेहनत से कमाऊंगी उसी से अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा चला पाऊंगी, इसलिए तुम ऐश करो और खुश रहो। मुझे मेरा काम करने जाने दो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद आंटी कहकर मुझे इस नौकरी से निकलवा क्यों नहीं देती? नैना की ये बेबाक बात सुनकर प्रियांश ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। नैना की आंखों में दर्द और अपमान के आंसू आ गए थे। वो तुरंत उसके कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी और रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी यशोधरा जी ने उसे देख लिया। यशोधरा जी का चेहरा गंभीर हो गया और वो सीधे प्रियांश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। इधर नैना के घर पर नैना के ठाकुर विला जाने के बाद तारा नीचे आई और उसने राधिका जी का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना माँ? राधिका जी ने धोए हुए सूखे कपड़े अलमारी में सहेज कर रखते हुए एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक कैसे होंगी बेटा, अनीता दिन रात घर में ताने सुनाती रहती है। मैं उसे बुरा तो नहीं कह रही, पर सच बात तो यही है कि हम लोग सचमुच उसकी और अनिल के कर्ज तले दबे जा रहे हैं। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था, सोचा था तुम्हारी नौकरी लगेगी तो कम से कम छोटी नैना की पढ़ाई का खर्चा तो तुम उठा ही लोगी। जैसे ही राधिका जी ने तारा की नौकरी का जिक्र किया, तारा उनकी बात को पकड़ते हुए बोली, माँ नौकरी तो लग सकती है, लेकिन बस एक छोटी सी परेशानी है। राधिका जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है? तारा ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ नौकरी देने वालों ने शर्त रखी है कि मुझे जल्द से जल्द कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत का इंतजाम करना होगा। माँ नौकरी भी तो सरकारी है और तुम्हें तो पता है कि आजकल बिना किसी लेन देन और फायदे के कोई किसी का काम नहीं करवाता है। 1 लाख का नाम सुनते ही राधिका जी ने कहा, 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम जैसे गरीबों के पास कहाँ से आएंगे 1 लाख रुपए? तारा ने तुरंत कहा, माँ अगर मेरी ये सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो ये 1 लाख रुपए मैं कुछ ही महीनों में सैलरी से वापस कर दूंगी। बस आप किसी भी तरह से इन रुपयों का इंतजाम कर दीजिए। माँ आप यशोधरा जी से बात क्यों नहीं करती? राधिका जी ने परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, पता नहीं बेटा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उन लोगों से एक पैसा भी नाजायज या फालतू नहीं मांगा। मुझे ये बात अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर भगवान ना करे इतने पैसे लेकर भी उन लोगों ने तुम्हें नौकरी नहीं दी तो तुम क्या करोगी? फिर हम उन बड़े लोगों के पैसे कहाँ से चुकाएंगे? तारा ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि पैसे मिलते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए और नैना की डॉक्टरी की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए, तो अब आपको मेरी आखिरी मदद करनी होगी। हमारे सारे बुरे दिन बदल जाएंगे माँ, बस थोड़े से पैसों की बात है, आप एक बार हिम्मत करके तो देखिए। तारा की ये भावुक बातें सुनकर राधिका जी गहरे सोच में पड़ गई। उनके सामने घर की तंगी और बेटियों का भविष्य घूम गया। उन्होंने भारी मन से तारा से कहा, तुम फिलहाल अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं इस मुश्किल में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अपनी माँ का गंभीर चेहरा देखकर तारा को मनी मन ये विश्वास होने लगा था कि राधिका जी उसकी बात से सहमत हो रही है और वो ठाकुर विला से पैसे मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रियांश की बदतमीजी से दुखी होकर नैना गुस्से से नीचे आ रही थी। यशोधरा जी ने उसे रोते हुए जाते देख लिया था, इसलिए वो सीधे प्रियांश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। प्रियांश अभी भी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ सुहाना से फोन पर बातें कर रहा था। यशोधरा जी जानबूझकर बिना नॉक के सीधे प्रियांश के कमरे के अंदर चली गई। अचानक इस तरह अपनी माँ को कमरे में दाखिल होते देख प्रियांश डर कर झटके से उठकर बैठ गया। यशोधरा जी ने प्रियांश की तरफ देखते हुए कड़े स्वर में कहा, क्या हुआ प्रियांश, इस तरह से चौंक क्यों गए? क्या तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगे? प्रियांश ने घबराते और हकलाते हुए कहा, मैं आपसे बदतमीजी क्यों करूंगा माम? यशोधरा जी ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किए ही अंदर आई हूँ। प्रियांश हैरत से यशोधरा जी का चेहरा देखने लगा। यशोधरा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ प्रियांश, जिस तरह से तुमने अभी अभी नैना के साथ बदतमीजी की है, उसी तरह से तुम मेरे साथ भी बदतमीजी करो, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती उसने भी की थी। भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। प्रियांश शर्मिंदा होकर बस जमीन की तरफ ताके जा रहा था। उसने अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। यशोधरा जी उसके पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने प्रियांश के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए दुखी स्वर में कहा, तुम्हें आखिर क्या हो गया प्रियांश? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो परवरिश मुझे तुम्हारे व्यवहार में कहीं भी नजर नहीं आ रही। तुम हर किसी के साथ इस कदर पेश आते हो, ऐसा क्यों है प्रियांश? प्रियांश ने नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर लापरवाही से मुस्कुराते हुए उनके गले लग गया। उसने बात को टालने के लहजे में कहा, छोड़ो ना माँ, ये छोटे लोग इसी व्यवहार के लायक होते हैं, आप उनके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हैं? आपको तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। चलिए ये सब बेकार की बातें छोड़िए, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यशोधरा जी ने प्रियांश से खुद को अलग करते हुए कहा, अच्छा ऐसी क्या बात बतानी है, जरा मैं भी तो सुनो। प्रियांश ने थोड़ा शर्माते हुए यशोधरा जी से कहा, मॉम मैं किसी से बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप और डैड मेरी शादी उसी लड़की से करवाएं जिसे मैं पसंद करता हूँ। यशोधरा जी ने प्रियांश के मुंह से ये बात सुनकर खुश होते हुए कहा,
अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। तो कब मिला रहे हो अपनी उस पसंद की लड़की से? चलो, तुमने मेरी एक बड़ी परेशानी तो दूर कर दी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे लिए लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी, पर अच्छा हुआ तुमने खुद ही ढूंढ लिया। अब जल्दी बताओ कौन है वो लड़की? प्रियांश ने माँ को खुश देखकर कहा, मुझे पहले से ही पता था मॉम कि आप मेरी खुशी के लिए आसानी से मान जाएंगी। प्रियांश की इस बात पर यशोधरा जी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे डैड भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुम्हारी खुशी के लिए आसानी से ही मान जाएंगे। प्रियांश ने यशोधरा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गंभीर होकर कहा, मॉम, एक्चुअली मैं जिसे चाहता हूँ वो कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो मैं कब का आपको बता चुका होता, लेकिन हमारे बीच सब कुछ इतना आसान नहीं है। प्रियांश की ये रहस्यमयी बात सुनकर यशोधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई साधारण लड़की नहीं है तो क्या वो कोई सुपर वुमन है? जो भी हो प्रियांश, खुलकर बताओ कौन है वो लड़की? प्रियांश ने अपनी आंखें झुकाते हुए यशोधरा जी से कहा, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा माँ कि आप हमारी शादी के लिए हर हाल में तैयार हो जाएंगी, और आपको मुझसे ये भी वादा करना होगा कि आप डैड को भी हमारी शादी के लिए राजी करेंगी। प्रियांश की अजीब जिद सुनकर यशोधरा जी को अब अंदर से थोड़ा अजीब लगने लगा था। उन्होंने प्रियांश से कहा, तुम तो हमें डरा रहे हो प्रियांश, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए तुम्हारे डैड शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे? प्रियांश ने नजरें चुराते हुए आखिरकार कह दिया, माँ, आप वो मिस्टर मल्होत्रा को तो अच्छी तरह जानती है ना? प्रियांश की बात सुनकर यशोधरा जी ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मिस्टर मल्होत्रा प्रियांश? साफ साफ कहो। प्रियांश ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए सच उगल दिया, वही मिस्टर मल्होत्रा जो डैडी के सबसे बड़े बिजनेस राइवल है। मैं उनकी बेटी सुहाना से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से पिछले 6 साल से प्यार करते हैं। प्रियांश के मुंह से मल्होत्रा की बेटी का नाम सुनकर यशोधरा जी सन्न रह गई। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने कुछ देर गहरे सोच विचार में डूबने के बाद प्रियांश से बेहद गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें शायद अतीत का नहीं पता कि मिस्टर मल्होत्रा ने हमारे परिवार के साथ क्या किया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड कभी भी उस लड़की से तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे। यशोधरा जी का ये टालने वाला जवाब सुनकर प्रियांश पूरी तरह परेशान हो गया। उसने यशोधरा जी से कहा, लेकिन मॉम, मुझे तो पूरा भरोसा था कि आप डैड को आसानी से मना लेंगी। यशोधरा जी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर कमरे से बाहर आ गई। प्रियांश बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। प्रियांश अब पूरी तरह मायूस हो चुका था। उसे अपनी माँ से जो एक आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब उसे टूटती हुई नजर आ रही थी। उसने उसी परेशानी और हताशा में एक बार फिर सुहाना का नंबर डायल किया और हवेली की सारी बात सुहाना को बता दी। सुहाना ने प्रियांश की बात सुनकर कड़े लहजे में कहा, देखो प्रियांश, अगर तुम सिर्फ अपने मॉम डैड को मनाने के चक्कर में बैठे रहोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें और उस हवेली को छोड़कर सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए। मेरे डैड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम अपने मॉम डैड को छोड़ो और मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो, फिर देखना हमारी शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि प्रियांश, अब मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा। 2 दिन बाद डैडी के अमेरिका वाले फ्रेंड इंडिया आ रहे हैं और साथ में उनका बेटा भी आ रहा है। अगर सब कुछ उनके मुताबिक रहा तो बहुत जल्दी मेरी सगाई उससे हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। इसलिए अपना फैसला जल्दी लेना। सुहाना ने 2 टुक शब्दों में अपनी बात कहकर फोन काट दिया था। अब प्रियांश के ऊपर चारों तरफ से भारी प्रेशर आ गया था, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना ही था। प्रियांश इसी मानसिक तनाव से बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। यशोधरा जी ने बालकनी से उसे इस तरह जाते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि प्रियांश अच्छे मूड में बाहर नहीं निकला है, इसलिए उन्हें प्रियांश की थोड़ी चिंता होने लगी थी। इधर नीचे हॉल में नैना ने यशोधरा जी को देखकर संकोच से कहा, आंटी, मुझे कॉलेज की फीस जमा करने जाना है, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? यशोधरा जी अपने बेटे के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने बिना नैना की बात को ध्यान से सुने ही लापरवाही से उसे जाने के लिए कह दिया। और ये किस्मत का अजीब इत्तेफाक ही था कि नैना और प्रियांश बस 1 सेकंड के अंतर पर हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। इधर गाड़ी चालू करने के बाद अचानक प्रियांश को याद आया कि वो अपना मोबाइल कमरे में ही भूल आया है। वो दोबारा अपना फोन लेने के लिए जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर बढ़ा, वैसे ही वहां से नैना भी जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलकर बाहर की ओर ही आ रही थी। अचानक दोनों की नजरें चूकी और नैना और प्रियांश एक दूसरे से पूरी तरह टकरा गए। इस टक्कर की वजह से नैना अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। प्रियांश गुस्से से लाल पीला होकर उसे घूर घूर कर देखने लगा। इस समय प्रियांश के दिमाग पर सुहाना की बातों का इतना तनाव था कि कोई और होता तो शायद प्रियांश गुस्से में उसकी जान ही ले लेता। नैना के इस तरह से अचानक सामने आकर टकराने की वजह से प्रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से तमतमाते हुए अपना हाथ हवा में उठाया। प्रियांश अपना फोन लेने के लिए जैसे ही घर के अंदर जाने लगा, उसकी टक्कर सामने से आ रही नैना से हो गई। उसने गुस्से से नैना को देखते हुए कहा, दिखाई नहीं देता तुम्हें? और तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, तुम्हारे हाथ जोड़कर कह रहा हूं नैना, मुझे दोबारा नजर मत आना। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। ऐसा कहकर प्रियांश गुस्से से अपने कमरे में जाने लगा। प्रियांश की बात सुनकर यशोधरा जी ने नैना से कहा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। आज कुछ बात हुई है जिसकी वजह से ये हम लोगों से नाराज है और सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दिया। नैना चुपचाप खड़ी हुई थी और तब तक प्रियांश अपना फोन लेकर बाहर आ गया था। प्रियांश के आते ही नैना दरवाजे से हटकर दूर खड़ी हो गई। प्रियांश उसे घूरते हुए बस बाहर निकल गया। नैना भी बाहर जाने लगी। बाहर अनिल उसका इंतजार कर रहा था। नैना को देखते ही अनिल ने नैना से कहा, आओ जल्दी, कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी, कहीं कॉलेज बंद ही ना हो जाए। इतनी देर कहाँ लगा दी? नैना ने प्रियांश की तरफ घूरते हुए देखा और फिर अनिल से कहा, कहीं नहीं भाई, बस कभी कभी रास्ते में कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं। कोशिश तो कर रही थी पर निकल नहीं पाई। नैना की बात सुनकर प्रियांश को इतना समझ तो आ गया था कि नैना को कहीं जल्दी में जाना था। ये समझते ही प्रियांश ने जानबूझकर अनिल से कहा, आप कहीं जा रहे हैं? अनिल ने प्रियांश से कहा, जी वो क्या है, आज इसके कॉलेज की फीस की आखिरी तारीख है। आज अगर इसकी फीस जमा नहीं कराई तो इसे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, इसलिए बस इसकी फीस जमा कराने जा रहे थे। अगर थोड़ी देर में नहीं पहुंचे तो कॉलेज बंद हो जाएगा। प्रियांश ने नैना की तरफ देखा, लेकिन नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रियांश ने अनिल से कहा, कोई बात नहीं, ये बाहर से कोई ऑटो ले लेगी, आपको मेरे साथ चलना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। और हाँ, डैड से कह दीजिएगा कि आज आप सारा दिन मेरे साथ रहेंगे। प्रियांश की बात सुनकर अनिल परेशान हो गया था। उसने मायूस होकर नैना की तरफ देखा। नैना भी प्रियांश की बदतमीजी देखकर हैरान थी। उसने अनिल से कहा, लेकिन भाई ऑटो मिलने में समय लग सकता है और ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, कहीं कॉलेज बंद ना हो जाए। अनिल ने प्रियांश से कहा, प्रियांश सर, वो नैना को देरी हो जाएगी, मैं अभी इसको कॉलेज छोड़कर आता हूँ, वो वहाँ से अपने आप ही आ जाएगी। आप थोड़ी देर या मेरा इंतजार कर लीजिए या फिर आप किसी और ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए, बस थोड़ी देर की ही बात है। इसके कॉलेज का सवाल है, इसके करियर का सवाल है। अनिल की बात सुनकर प्रियांश ने जान पूछकर नैना की तरफ देखते हुए कहा, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्या है, नहीं भी पड़ेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग तो वैसे भी कहीं न कहीं काम करके अपना गुज़ारा कर लेते हैं ना, ये भी कर लेगी। और वैसे भी आप मेरे ड्राइवर हैं। डैडी आपको मेरे काम के पैसे देते हैं, ना कि नैना को कॉलेज और घर छोड़ने के। आपसे जितना कहा है आप उतना करिए, गाड़ी निकालिए और हमारे साथ चलिए। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँचा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से गाड़ी निकालिए। अनिल ने मायूस होकर नैना की तरफ देखा। उसे इस वक्त प्रियांश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था अपनी नौकरी के आगे, क्योंकि घर चलाने वाला सिर्फ अनिल ही था और वो इस तरह से नौकरी गंवा नहीं सकता था। उसने नैना से कहा, तुम तुरंत बाहर निकलो, कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगा, कॉलेज पहुंचकर मुझे फोन कर देना। नैना की आंखों में आंसू थे। वो तुरंत गेट से बाहर निकली और रोड पर आकर ऑटो तलाशने लगी। समय रेत की तरह बह रहा था और नैना को कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। नैना बहुत परेशान थी, लगभग रोने वाली थी कि तभी एक बाइक सवार वहां से निकला। नैना हाथ दे देकर ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा था। उस बाइक सवार को नैना को देखकर तरस आ गया। वो नैना के पास आकर गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। उसने नैना से कहा, आप परेशान लग रही हैं, कहीं जाना है क्या? कहीं जल्दी पहुंचना है लगता है आपको। नैना ने बेपरवाही से उस बाइक सवार की तरफ देखते हुए कहा, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से जाइए। उस बाइक सवार ने नैना की बात को इग्नोर करते हुए नैना से कहा, देखिए यहाँ इस वक्त आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। इस भरी धूप में यहाँ कोई ऑटो नहीं रुकता है। अगर सचमुच आपको मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। और चिंता मत करिए, आपसे पैसे नहीं मांगूंगा और ना ही आपके साथ कोई छेड़छाड़ करूंगा। अब अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा आ गया हो तो गाड़ी में बैठ जाइए, बेकार में आपको देर हो जाएगी। नैना ने उस बाइक सवार की तरफ देखा। हेलमेट के अंदर से उसकी बड़ी बड़ी आंखें झांक रही थी और उन आंखों में शराफत नजर आ रही थी। फिलहाल नैना को अपने कॉलेज जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए नैना बिना कुछ सोचे समझे उस बाइक सवार के साथ बैठ गई। उस लड़के ने बाइक आगे बढ़ाई। उसने नैना से कहा, कहाँ जाना है आपको? नैना ने बस बाइक सवार को सारी बात बता दी। बाइक सवार ने गाड़ी नैना के कॉलेज की ओर बढ़ा दी। उस लड़के ने नैना से कहा, अगर आपको कॉलेज फीस जमा करने के लिए जाना था तो आपने इतनी देर क्यों लगा दी? आपको जल्दी निकलना चाहिए था ना। आप लड़कियां 1 घंटा तो मेकअप करती हैं, उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ घर पर भूल जाती हैं, खासतौर से अपना फोन, और उसके बाद जैसे तैसे घर से निकलती हैं। आप लोगों को ऑटो नहीं मिलता, इसलिए आप लोगों को कहीं जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना चाहिए ताकि सब कुछ सही समय पर हो जाए। नैना ने उसकी बात सुनकर इरिटेट होते हुए कहा, आप अपनी बकबक बंद करेंगे? मुझे कॉलेज पहुंचना है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपकी स्पीड देखकर लग रहा है कि आज कॉलेज बंद ही हो जाएगा, तब मैं वहां पहुंच पाऊंगी। नैना की बात सुनकर उस लड़के ने नैना से कहा, अच्छा जी, तो आपको मेरी स्पीड देखनी है, चलिए फिर ठीक है, जरा जोर से पकड़ कर बैठिए, मैं अभी आपको अपनी स्पीड दिखाता हूँ। और फिर ऐसा कहकर उस बाइक सवार ने बाइक इतनी जोर से आगे भगाई कि नैना जोर से उससे आकर टकरा गई। उसे इतना डर लग रहा था कि डर के मारे मजबूरी में उसने उस बाइक सवार की कमर में हाथ डालकर उसकी कमर जोर से पकड़ ली और उससे कहा, अब पागल है क्या? मुझे कॉलेज पहुंचाना है, स्वर्ग नहीं, इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हैं? उस बाइक सवार ने जोर से बोलते हुए कहा, क्योंकि अभी अभी आपने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आपको कॉलेज नहीं पहुंचा पाऊंगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी स्पीड कितनी तेज है। कॉलेज तो क्या, आपको स्वर्ग भी पहुंचा सकता हूँ। नैना को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस बाइक सवार ने समय पर नैना को कॉलेज पहुंचा दिया। नैना बाइक से उतरकर सीधे कॉलेज की ओर भागी। उसने ना ही उस लड़के से थैंक यू कहा, ना ही उससे कोई और बात की। उसने तो उस लड़के की तरफ पलटकर देखा भी नहीं। वो सीधी भागकर कॉलेज के अंदर चली गई और वो लड़का नैना को देखता ही रह गया। नैना के जाने के बाद उस लड़के ने अपनी हाथ की घड़ी की ओर देखा और फिर अपने आप से ही कहा, अरे बाप रे, आज फिर लड़की के चक्कर में देर हो गई, मुझे भी भागना चाहिए वरना पापा मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। उस लड़के का नाम विदित था। वो एक मेडिकल क्लास का लड़का था। उसके पिता की मार्केट में कपड़ों की एक छोटी सी शॉप थी। विदित अपने कॉलेज के बाद अपने पिता की शॉप पर बैठता था और उनकी मदद करता था। विदित पढ़ने में बहुत होशियार था और उसे भी डॉक्टर बनना था और उसके लिए वो पहले से ही काफी तैयारी कर रहा था। लेकिन समस्या वही थी, विदित के पिता के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से विदित की फीस भर सके और इसीलिए विदित कोशिश कर रहा था कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। विदित इंटेलिजेंट था और उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। आज नैना को परेशान देखकर उसे नैना पर तरस आ गया था और इसीलिए उसने अपनी बाइक रोककर नैना की मदद की थी। लेकिन नैना को देखकर न जाने क्यों विदित के दिल में कुछ हुआ था। वो अभी भी नैना के बारे में सोच रहा था। कैसी लड़की थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं, अरे एक बार थैंक यू तो कह देती। विदित अपने आप से ही बात कर रहा था कि तभी उसके पिता ने उसे टोकते हुए कहा, तुमसे कुछ कहना है विदित। विदित ने अपने पिता से कहा, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? विदित के पिता ने विदित से कहा, ठीक ही तो नहीं है, तुम्हारी बहन की सर्जरी के लिए अभी हमारे पास पैसा नहीं जुट रहा है। तुम्हें तो पता ही है, मैं धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विदिता दिन पर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके पैर की सर्जरी नहीं करवाऊंगा। बेटा, क्या मैं नहीं चाहता कि जल्द से जल्द मेरी बेटी ठीक हो जाए? बस तुम उसे थोड़ा समझाओ कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें पता है, आज वो बहुत परेशान थी। कल उसकी एक सहेली आई थी, वो लोग कहीं टूर पर जा रहे हैं। मुझे उसे अकेले भेजने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए मना कर दिया। अब तुम ही उसे समझाओ। विदित भी परेशान हो गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा आप चिंता मत करिए, घर जाकर मैं दीदी को समझाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप दीदी को नौकरी करने दीजिए, इससे उनका थोड़ा समय भी पास हो जाएगा और उनके दिमाग में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। विदित की बात सुनकर विदित के पिता ने कहा, नहीं बेटा, नौकरी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, हमारे समाज में नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्ते होना तो और भी मुश्किल है। लोग फिर बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं और इतनी हमारी औकात नहीं, इसीलिए मैं विदिता को नौकरी नहीं करने दूंगा। और वैसे भी अपने पैर की परेशानी की वजह से नौकरी कैसे कर पाएगी? विदित ने अपने पिता से कहा, हाँ पापा, वैसे भी अभी दीदी की उम्र ही क्या है, 22 साल की तो ही है। आप अभी से उनकी शादी के बारे में चिंता मत करिए, पहले उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाने दीजिए। बस एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर अपनी दीदी के लिए सब कुछ करूंगा। विदित की बात सुनकर उनके पिता ने कहा, नहीं बेटा, शादी तो बस 20-22 साल पर ही हो जानी चाहिए, तभी ठीक होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, इस बीच अगर कोई मिल गया तो ठीक, पर शादी से पहले उसके पैर की सर्जरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इधर नैना फीस जमा करके कॉलेज से बाहर आई। इतनी तेज धूप थी कि नैना का सर चकराने लगा था। उसने अपने सर पर चुन्नी ओढ़ी और कॉलेज से बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा, अभी भी एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। नैना परेशान थी। अभी नैना आगे बढ़ ही रही थी कि तो लड़कों ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, लिफ्ट चाहिए, कहीं छोड़ दूं? नैना ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। असल में ये दोनों लड़के नैना की क्लास के थे, जो हमेशा नैना से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन नैना अच्छी तरह से जानती थी कि उन लड़कों का पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए नैना उनसे दूर ही रहती थी। नैना गुस्से से आगे बढ़ने लगी। अभी नैना थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि उन लड़कों ने नैना के आगे फिर से अपनी बाइक लगा दी। दोपहर की वजह से वहाँ ज्यादा रौनक नहीं थी, लोगों की आवाजाही भी कम थी। नैना को अब थोड़ा अजीब लग रहा था। नैना ने गुस्से से उन लड़कों से कहा, रास्ता छोड़ो मेरा। उनमें से एक लड़के ने कहा,
हम तुम्हारा हाथ पकड़ने आए हैं और तुम रास्ता छोड़ने की बात कर रही हो। वैसे भी हमारे एग्जाम खत्म होने वाले हैं, उसके बाद तुम हमें कहाँ मिलोगे? लड़कों की बात सुनकर नैना ने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, एग्जाम खत्म नहीं हुए, रास्ता छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। नैना की बात सुनकर वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, पकड़कर बाइक पर बिठा लो। और दूसरा लड़का बाइक से उतरकर तुरंत नैना को कमर से उठाकर जबरदस्ती बाइक पर बिठाने लगा। नैना बुरी तरह से डर गई थी। उसने जोर से चीखते हुए अपना बैग उसके मुंह पर मारा और उसकी पकड़ से आजाद होकर जोर से भागने लगी। नैना भागते हुए जा रही थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। नैना का दिल जोरों से धड़क रहा था। नैना पैदल भाग रही थी और वो लड़के बाइक पर थे। आखिर वो कब तक उन लड़कों से बच सकती थी? नैना बुरी तरह से हाँफते हुए भाग रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो पीछे मुड़कर बार बार लड़कों की तरफ देख रही थी। उसके सिर से दुपट्टा हट चुका था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो डरती हुई बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और वो लड़के हंसते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। नैना मनी मन भगवान का नाम ले रही थी। उसने भागते हुए अपना फोन पर्स से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़के उसके बहुत करीब आने लगे और डर के मारे नैना के हाथ से उसका फोन भी छूटकर गिर गया। नैना अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन वो लड़के उसके बहुत करीब आ गए थे। उसने अपना फोन वहीं छोड़ा और बेतहाशा रास्ते पर आगे भागने लगी। वो मदद के लिए चीख रही थी और तभी आगे रास्ते में किसी की कार ने रोड ब्लॉक कर रखा था। नैना को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर चिल्लाते हुए उस कार के पास जाकर खड़ी हो गई। गली इतनी तंग थी कि नैना को दूसरी ओर जाने के लिए उस कार के ऊपर चढ़कर जाना होता, लेकिन अचानक किसने इतने गलत तरीके से कार को लगाया हुआ था कि पूरी रोड ही ब्लॉक हो चुकी थी। नैना बुरी तरह से घबरा गई थी। वो डर की वजह से कार की खिड़की और दरवाजे पर जोर जोर से अपने हाथ मार रही थी। कोई है? प्लीज हेल्प मी, ये लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मदद करो। लेकिन कार में से कोई बाहर नहीं आया। नैना के चेहरे पर पसीना आ गया था और वो लड़के अपनी बाइक वहीं खड़ी करके नैना के पास आने लगे। वो नैना के बिल्कुल करीब आ रहे थे और नैना के दिल की धड़कन जोर से बढ़ रही थी। वो बुरी तरह से सांसें ले रही थी। उसने अपनी पीठ उस कार से सटाती थी और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आंख बंद करके खड़ी हो गई थी। वो लड़के नैना के करीब आए और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, बस निकल गई सारी एकड़ी, कहा था ना चुपचाप हमारी बाइक में बैठ जाओ, बस तुम्हें एक मूवी दिखाने ही तो ले जा रहे थे, इसमें इतना डरने की क्या बात थी? अब देखो तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तो हम तुम्हें मूवी भी दिखाएंगे और तुम्हारे साथ खाना भी खाएंगे। चलो अब ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों लड़के नैना के करीब आने लगे।